बहुत समय पहले की बात है। वाडनगर नाम के गांव में दामोदर दास नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनकी रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान थी। दामोदर दास एक बहुत ही साधारण और गरीब इंसान थे। चाय के छोटे से बिजनेस से उनका गुजारा हुआ करता था। दामोदर दास जी को 6 बच्चे थे। सभी बच्चे कभी कभी अपने पिताजी की मदद करने चाय की दुकान पर जाते थे, लेकिन उनमें नरेंद्र हमेशा अपने पिताजी की मदद करने स्टेशन पर जाता था। नरेंद्र चाय की केतली उठाता और प्लेटफॉर्म पर लोगों को चाय बेचता था। नरेंद्र को किताबों से बहुत लगाव था। वो जो भी किताब मिले उसे पढ़ लिया करता था। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होने लगा। कुछ दिनों बाद दामोदर ने नरेंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए उसके भाई के यहाँ अहमदाबाद भेज दिया। दामोदर के भाई की भी अहमदाबाद में चाय की दुकान थी। अब नरेंद्र अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने चाचा के यहाँ अहमदाबाद आ गए थे। नरेंद्र का स्कूल उनके चाचा के दुकान के सामने ही था, इसीलिए वो सुबह दुकान पर जाकर चाय बेचते थे और दोपहर को स्कूल में जाते थे। नरेंद्र स्कूल की पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन वो एक अच्छा वक्ता थे और नरेंद्र को हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि थी। एक दिन नरेंद्र दुकान पर चाय बेच रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने उसे आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी। नरेंद्र ने भी आरएसएस ज्वाइन कर लिया। उस वक्त नरेंद्र सिर्फ 8 साल के थे। 17 साल की उम्र में घर वालों ने नरेंद्र की शादी तय कर दी, लेकिन उस वक्त नरेंद्र का रुख आध्यात्म और देश सेवा की ओर हो चुका था। उनका मानना था कि एक शादीशुदा के मुकाबले एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे पत्नी, परिवार और अपने बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। और इधर उनकी माँ को हमेशा लगता था कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए, और हुआ भी वही। एक दिन उन्होंने किसी को बिना बताए अपना घर छोड़ दिया और हिमालय चले गए। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। मोदी वहाँ सुबह 5 बजे उठ जाते थे और देर रात तक काम करते थे। प्रचारक होने की वजह से मोदी ने गुजरात के अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीतिक क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी और तब आरएसएस जैसी संगठनों पर भी रोक लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और उन्होंने सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा की थी। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो सरकार का विरोध करने वाली पैम्पलेट प्रिंटिंग में शामिल थे। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस के बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में अडवाणी जी के अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता उनसे बहुत प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्यों की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 में विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली और केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा संगठन के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत खराब होने लगी थी और गुजरात चुनाव में भाजपा कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को
बहुत बड़े अंतर से मात दे दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ाया। देश में पहली बार किसी राज्य की नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क निर्माण भी गुजरात में किया। इन सब के अलावा उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किए। देखते ही देखते उन्होंने गुजरात को भारत का एक बेहतरीन राज्य बना दिया और वो खुद गुजरात के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के F6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए थे। और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज़्यादा भड़क गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष जांच दल बनाया और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भी कई ऐसे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानूनों कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी जी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में जाकर बहुत सारी रैलियां की और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी जी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनके प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उनकी पार्टी को देश की जनता ने भारी मात्रा में वोट किया और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भाजपा अकेले संपूर्ण बहुमत से जीतकर आई। इस जीत की कामयाबी का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर पर बांधा जा रहा था। इस यादगार शाम का लोग गवाह बन रहे थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये दिन एक अहम घटनाओं में शामिल हो गया और 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नजर बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया।
आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपनी माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज के पैसे दे दूं? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो? मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूं चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियाँ है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारे को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए।
ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियाँ स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।